नमस्ते, मैं हूं श्वेता। एसएनबीटी हेल्थ टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बच्चों में होने वाले कैंसर के बारे में जानकारी लेंगे और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है चाइल्ड कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पिंकी शाह कार। चलिए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और डॉक्टर पिंकी शाह काले, इनके बारे में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है। उत्तर महाराष्ट्र में वो एकमेव चाइल्ड कैंसर स्पेशलिस्ट के तौर पे भी जानी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि बच्चों में होने वाले कैंसर की कोई अलग शाखा है क्या? जैसे स्पेशल ब्रांच होती है, स्पेशल शाखा होती है हर एक कैंसर के लिए। इससे बच्चों में होने वाले कैंसर के लिए अलग ब्रांच है जिसको हम पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। पीडियाट्रिक मतलब बच्चों से रिलेटेड और ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर से रिलेटेड। काफ़ी नई ब्रांच है ये, पर हाँ, बच्चों के लिए अभी स्पेशल कैंसर के लिए अभी स्पेशल ब्रांच अवेलेबल है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में बच्चों में होने वाली कैंसर की बीमारी कितनी कॉमन है? इंडिया में हर साल बच्चों में होने वाले कैंसर करीबन 50,000 जितने नए केस आ रहे हैं और पूरे इंडिया में, भारत देश में होने वाले जितने भी कैंसर है उसमें से 4% कैंसर बच्चों में पाया जाता है। तो हाँ, ये काफ़ी कॉमन है। अब बच्चों में होने वाले कैंसर के कुछ अलग अलग प्रकार भी होते हैं? हाँ, बच्चों में होने वाले ज़्यादातर जो कैंसर है वो रक्त का कैंसर होता है या लिम्फोमा हम जिसे बोलते हैं, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। उसके अलावा जो अलग अलग कैंसर की गांठ है, जैसे मेंदू की गांठ हो गई है, किडनी की गांठ हो गई है, स्नायु में मसल की गांठ हो गई है या हड्डियों में गांठ होती है, तो ये सब कैंसर के ही प्रकार है जो बच्चों में आमतौर पर पाए जाते हैं। बच्चों में होने वाले कैंसर के कुछ लक्षण भी हम नोटिस कर सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग प्रकार के जो कैंसर है उसके हिसाब से उनको लक्षण आते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा कॉमन जो कैंसर पाए जाते हैं रक्त का कैंसर, करीबन 70-80% बच्चों में ये कैंसर है, जिसके लक्षण है कि बार बार बुखार आना, कोई कारण ना मिलना बुखार का, बहुत तेज़ बुखार आना, जिससे जनरली हमें टाइफाइड या फिर कोई और वायरल इन्फेक्शन का कारण पता चल जाता है। वैसे एक जो बुखार आता है उसका कारण पता नहीं चलता। दूसरा, जैसे बच्चों ने खाना कम कर दिया या फिर उनका वज़न कम हो गया, या फिर जैसे बच्चे आमतौर पे एक्टिव होके खेलते हैं तो वो खेलते नहीं, वो सुस्त हो जाते हैं, या फिर पेशियाँ कम हो जाती है, सफ़ेद पेशी जो हम बोलते हैं, जो प्रतिकार शक्ति के लिए महत्व की है, तो उनकी वजह से उनको बार बार जंतु संसर्ग होता है, इन्फेक्शन होता रहता है। या फिर प्लेटलेट की पेशी कम हो गई तो उनको अनयूजुअल बहुत सारी अलग अलग जगह से ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, या फिर उनको चमड़ी पे ऐसे डॉट्स आते हैं लाल रंग के, या फिर नीले या भूरे चट्टे आते हैं। अगर बात करें कि मेंदू का कैंसर, मेंदू की जो गांठ होती है तो उनमें सुबह सुबह बहुत ज़्यादा उल्टी करते हैं बच्चे, उनको सरदर्द होता है जिसका कारण नहीं मिल पाता, या फिर उनको अकड़ी जो फीट्स हम बोलते हैं वो आ जाती है। अगर हड्डी का कैंसर हुआ तो फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है या फिर यहाँ पे सूजन आ जाती है। पेट का कैंसर हुआ तो वहाँ पे पेट दुखता है या वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो हाँ, उनके लक्षण जो कैंसर है उसके मुताबिक अलग अलग रहते हैं। लेकिन बच्चों में जो कैंसर पाया जाता है, ऐसे बच्चे अगर आपके पास आए तो किस तरह से टेस्ट अवेलेबल है? तो अभी क्योंकि मॉडर्न टेक्निक्स काफ़ी अवेलेबल है, नासिक जैसे शहर में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल है। जैसे रक्त का कैंसर की हम बात करें तो हमें पहले शंका होती है कि शायद उसको कैंसर हो सकता है रक्त का, तो हम नॉर्मल जो टेस्ट है पेशी का CBC करते हैं, जिसमें या तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, रक्त कम हो जाता है, पेशियाँ कम हो जाती है। उसको कंफर्म करने के लिए कैंसर है या नहीं, उसके लिए टेस्ट अवेलेबल है जिसका नाम है बोन मैरो। जैसे अपनी हड्डी रहती है उसके बीच में जगह रहती है जहाँ पे कैंसर बनने का फैक्ट्री होता है, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं, हम बोन मैरो बोलते हैं। तो बोन मैरो की जांच कर सकते हैं, उसमें हम जाड़ रक्त ही है उसको निकाल के फिर टेस्ट के लिए भेजते हैं, या फिर उसका टुकड़ा निकालते हैं जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं। अगर पेट में या मेंदू में अगर गांठ रही तो हम उसके लिए CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी ये सब अवेलेबल है और उसका बायोप्सी भी निकाल सकते हैं। बच्चों में लेकिन कैंसर क्यों हो रहा है? रिसर्च में पाया गया है कि जो DNA रहता है, जनीन रहता है, उसमें अचानक से ही बदलाव हो जाता है, जिसे हम म्यूटेशंस बोलते हैं। तो ये रैंडम म्यूटेशन की वजह से बच्चों में कैंसर हो सकता है, हालांकि कंफर्म हम नहीं बता सकते। जैसे एडल्ट में होता है, वयस्क पेशेंट के कैंसर के पेशेंट में होता है कि आपने सिगरेट पी ली आपको फुफ्फुस का कैंसर हो गया, या फिर दारू पी ली तो आपको लीवर का कैंसर हो गया, तंबाकू खा लिया तो मुंह का कैंसर हो गया। ऐसे बच्चों में ठोस कोई कारण नहीं है। लेकिन अडल्ट में होने वाले कैंसर और बच्चों में होने वाले कैंसर, इनमें कुछ अंतर है? हाँ, एक्चुअली बच्चों में जो होने वाले कैंसर है वो एडल्ट वयस्क पेशेंट के जो कैंसर्स रहते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी अंतर है। जैसे अभी मैंने कारण की बात की तो कारण हमारे बच्चों के कैंसर के पेशेंट में पता नहीं चलता, प्लस
बच्चों का शरीर जो अभी विकास हो रहा है तो वो कैंसर की जो ट्रीटमेंट उसको काफ़ी अच्छे से सहन करते हैं और काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स भी करते हैं। अगर हम बात करें कि कैंसर कितना अच्छा होता है तो बच्चों का कैंसर अगर तीसरा या चौथा स्टेज का भी रहा तो उनके अच्छे होने के चांस बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा क्योर रेट्स है। तो हाँ, काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। बच्चों में अगर कैंसर हो तो किस तरह से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? और बच्चों की मेन अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो 5 चीज़ें मेन हम देते हैं उनको। पहली होती है कीमोथेरापी। ये एक प्रकार के इंजेक्शंस ही होते हैं जिसको हम सलाइन में डाल के देते हैं। जैसे आप एंटीबायोटिक को सलाइन में डाल के देते हैं, ऐसे ही कीमोथेरापी के इंजेक्शंस देते हैं। हाँ, हालांकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं एंटीबायोटिक के कंपैरिजन में। दूसरा है रेडिएशन, जो हम लाइट देते हैं बच्चे को, वो कीमोथेरापी से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तीसरा रहता है सर्जरी, ऑपरेशन करते हैं। जैसे मेंदू का गांठ है तो कुछ कुछ प्रकार के मेंदू के गांठ में हम सर्जरी करके ऑपरेशन करके वो गांठ निकालते हैं। ऐसे हड्डी का कैंसर सब में हम गांठ निकाल देते हैं। चौथा अवेलेबल है इम्यूनोथेरापी। ये एक नया प्रकार का ट्रीटमेंट है जो एक अलग ही मॉडलिटी आई है नई अभी, पर वो सिर्फ कुछ ही कैंसर के लिए अवेलेबल है। फ़ायदा इसका ये है कि कीमोथेरापी और रेडिएशन के कंपैरिजन में इनमें साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम होता है और क्योर रेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और सबसे लास्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है बोन मेरो ट्रांसप्लांट। जैसे किडनी फेल हो गई तो किडनी बदली कर देते हैं, लीवर खराब हुआ तो लीवर ट्रांसफर करते हैं। ऐसे ही रक्त के कैंसर और कुछ प्रकार की जो ट्यूमर्स गांठ रहती है उसके लिए ये प्रकार अवेलेबल है, बोन मेरो स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट। डॉक्टर, बच्चों को जब केमोथेरेपी दी जाती है तो कोई साइड इफेक्ट इमीडिएटली हो सकता है? हाँ, तो क्योंकि बच्चों का शरीर जो है वो अभी विकास हो रहा है तो उनमें इमीडिएटली ज़्यादा तो साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखती, पर उनको जब हम कीमो के इंजेक्शन चढ़ाते हैं तब उनको उल्टियाँ आ सकती है, उल्टी जैसा फील हो सकता है, उनको मड़मड़ फील हो सकता है, या फिर उनका खाना पीना कम हो जाता है, बच्चे थोड़े सुस्त हो जाते हैं, उनके शरीर से बाहर चले जाते हैं, उनका स्किन का कलर चेंज होता है, उनका नाखून चेंज होता है। तो ये सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हम देख सकते हैं। लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट बच्चे क्योर होंगे, इसके चांसेस कितने हैं? तो जैसे मैंने पहले ही बात की कि बच्चों में होने वाले जो कैंसर है वो अलग प्रकार के कैंसर है। अगर आपने सही से ट्रीटमेंट लिया, टाइम पे ट्रीटमेंट लिया, जितना डोज है वो बराबर से लिया, रेगुलर ट्रीटमेंट ली, तो उनको अच्छे होने के चांस करीबन 70 से 80% है। इसका मतलब 10 में से 8 बच्चे ठीक हो जाते हैं। ज़्यादातर रक्त के कैंसर और लिम्फोमा जिसको हम बोलते हैं उनके क्योर रेट्स काफ़ी अच्छे हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट बच्चों को भविष्य में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? ट्रीटमेंट के बाद हम उनको काफ़ी लंबे समय तक फॉलोअप में बुलाते हैं, क्योंकि उनको लीवर, किडनी, हृदय ये सब काफ़ी असर हो सकता है। तो फॉलोअप में हम लंबे समय 10-15 साल तक बुलाते हैं कि उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे। दूसरी बात, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट, वो सही से विकास हो रहा है कि नहीं, उनकी हाइट अच्छे से बढ़ रही है कि नहीं, उनका वज़न अच्छे से बढ़ रहा है या नहीं, ये हमें देखना चाहिए। तीसरी चीज़, कुछ ट्रीटमेंट की वजह से, कीमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी की वजह से सेकेंडरी कैंसर्स हो सकते हैं, तो उनके लिए भी हमें उनको मॉनिटर करना पड़ता है। जो वयस्क बच्चे रहते हैं, मतलब कि 15 साल के 14 साल के बच्चे रहते हैं, उनको सब समझता है कि कैंसर क्या होता है, तो उनका भी मानसिक प्रभाव उन पर पड़ सकता है। तो उसके लिए भी हमें उनको मॉनिटर करना पड़ता है कि उनका बिहेवियर अच्छे से है कि नहीं, उनके मूड चेंजेस है कि नहीं, और आगे जाके भविष्य में ये बच्चे अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, एकेडमिक्स अच्छा है कि नहीं। बच्चों में होने वाले कैंसर्स के नंबर्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं? एक्चुअली अभी मॉडर्न टेक्निक्स काफ़ी अवेलेबल है उनके निदान के लिए, तो डिटेक्शन रेट बढ़ रहे हैं, हाँ मान्य है ये। दूसरा, अवेयरनेस, लोगों की जागृति भी बढ़ रही है कि हाँ बच्चों में भी ये कैंसर होते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू उनके सब पता चलता है। प्लस डॉक्टर्स को भी अभी समझ में आ रहा है कि अगर ये लक्षण है, ये ब्लड टेस्ट है, तो उसमें शायद कैंसर की भीति रह सकती है, तो इसलिए वो भी जल्दी से हमारे पास पेशेंट को रिफ़र करते हैं, तो शायद इसलिए उनके डिटेक्शन रेट बढ़ गए हैं। लेकिन बच्चों में कैंसर ना, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? जनरली तो हमें कारण ही नहीं पता, जिसका कारण पता है उसके लिए हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। पर हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है कि हम कर सकते हैं जिससे कैंसर ना हो, जैसे कि हेल्दी खाना खाना, साफ़ सुथरा घर का खाना खाना। बाहर जो अब जंक फूड मिल रहे हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, पुराना रहता है, स्टोर हुआ खाना रहता है, फ्लेवर के लिए कलर्स डालते हैं, तो वो सब खाना नहीं खाना चाहिए। बच्चों ने एक्टिव रहना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तीसरी चीज़, कुछ प्रकार के जो व्यसन रहते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, स्पेशली जो एडोलेसेंट बच्चे 15 साल के, स्मोकिंग हो गया, दारू हो गया या तंबाकू हो गया, उनसे दूर होना चाहिए।
जितना हो सके उतना कम से कम केमिकल्स, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स ये सब यूज़ करना चाहिए। और कुछ कुछ प्रकार की वैक्सीन, टीका, लस जो बोलते हैं वो अवेलेबल है कैंसर से रोकने के लिए। जैसे HPV वैक्सीन जो नई आई है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो गर्भाशय के मुख के कैंसर से आपको प्रिवेंट करता है, तो वो हमें लेनी चाहिए। लेकिन बच्चों को अगर कैंसर हो तो किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए? जैसे हमें पता है कि बड़ों के कैंसर होते हैं तो उनके लिए अलग स्पेशल है, हृदय का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है। तो बच्चों में जो होने वाले कैंसर है उसके लिए अभी पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, मतलब कि बच्चों में स्पेशली जो कैंसर होते हैं उसके लिए स्पेशल डॉक्टर अवेलेबल है। पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट का फ़ायदा ये है कि उनको एग्जैक्टली समझता है कि बच्चों का कैंसर कैसे होता है, उनका स्टेजिंग कैसे होता है, उनको कितने अच्छे प्रकार की ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट जो बच्चों के कैंसर स्पेशल डॉक्टर है उसको वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और वो डॉक्टर को पता है कि एग्जैक्टली बच्चे क्योर हो सकते हैं, उनको इलाज अच्छे से दिया, रेगुलर ट्रीटमेंट दी तो उनके क्योर रेट्स अच्छे होने के चांस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो फिर मेरा ये मानना है कि कैंसर की ट्रीटमेंट में फर्स्ट शॉट इज़ अ बेस्ट शॉट, मतलब कि आप फर्स्ट ट्रीटमेंट जो लो वो सही डॉक्टर के पास लो, आप सही डोज में लो और सही टाइम पे लो तो उसका रिजल्ट सबसे बेस्ट आता है। तो हाँ, ये मैं कंफर्म मानती हूँ कि उन्होंने स्पेशल डॉक्टर, पीडियाट्रिक, बच्चों के जो स्पेशल कैंसर तज्ञ हैं उनके पास ही ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। आपने अभी डॉक्टर केमोथेरेपी की बात की। बच्चों में जब कैंसर होता है केमोथेरेपी दी जाती है, लेकिन उसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? हाँ, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम देखे जाए तो बच्चों में ज़्यादातर किडनी, लीवर ये सब अफेक्ट हो सकता है। तो हमें उनको लंबे समय तक मॉनिटर करना पड़ता है, उनको फॉलोअप में बार बार बुलाना पड़ता है। उनका विकास बॉडी का अच्छे से होता है कि नहीं ये हम देखते हैं। उनका मानसिक विकास भी असर हो सकता है और लॉन्ग टर्म में उनको शायद दूसरे प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं जो कीमोथेरेपी और अलग ट्रीटमेंट से हो सकते हैं, जिसको हम सेकेंडरी कैंसर्स बोलते हैं। स्पेशली जो एडोलेसेंट चाइल्ड रहते हैं, कुमार वयस्क के जो बच्चे रहते हैं, उनमें मानसिक प्रॉब्लम या डिप्रेशन या बिहेवियर्स के चेंजेस, मूड चेंजेस भी आ सकते हैं। एसएमपीटी हॉस्पिटल में किस तरह से कैंसर, बच्चों के कैंसर के ऊपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है? तो ट्रीटमेंट में एसएमपीटी हॉस्पिटल में बच्चों के कैंसर के लिए कीमोथेरेपी अवेलेबल है। जनरली हम कीमोथेरेपी जो देते हैं वो आइसोलेशन रूम में अलग से देते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। उनके स्पेशल रूम्स अवेलेबल है, प्लस रेडिएशन थेरेपी भी अवेलेबल है। बच्चों में जो कैंसर रहता है उनकी गांठ निकालनी पड़ती है तो ऑपरेशन के लिए वो डॉक्टर्स भी, स्पेशल डॉक्टर्स अवेलेबल है। तो हाँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं अवेलेबल है। एक इलाज के बारे में अगर हम बात करें तो एसएमपीटी हॉस्पिटल में कहाँ से बच्चे इलाज के लिए आते हैं? काफ़ी एरिया कवर किया है एसएमपीटी हॉस्पिटल में। काफ़ी उत्तर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो जलगांव, धुलिया, नंदुरबार, यहाँ दूर दूर से पेशेंट आते हैं। ठाणे, पुणे या फिर संभाजी नगर से पेशेंट आते हैं, पालघर से पेशेंट आते हैं। समृद्धि महामार्ग के थ्रू बहुत ही जल्दी पेशेंट पहुंच जाते हैं, नागपुर से, अमरावती से, बुलढाणा से। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे। अगर इन जनरल ही बात करें तो एसएमपीटी हॉस्पिटल में बच्चों के लिए किस तरह से ट्रीटमेंट अवेलेबल है? जनरल जो बच्चों में प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे स्पेशली अलग बच्चों के तज्ञ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट का अलग डिपार्टमेंट में है, जिसमें डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। प्लस ऑपरेशन के लिए 17 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे अवेलेबल है। 200 से ज़्यादा आईसीयू बेड है। बच्चों में जो नवजात शिशु तज्ञ रहते हैं तो स्पेशली यहाँ पे उनके लिए भी आईसीयू है, जिसको हम एनआईसीयू बोलते हैं। थोड़े बड़े बच्चों के लिए भी स्पेशल आईसीयू अवेलेबल है। तो ओवरऑल हम देखे जाए तो बच्चों के कैंसर के लिए यहाँ पे सारा सपोर्ट हमारे लिए अवेलेबल है। सच में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आप यहाँ आए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।